नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप कल तक की क्लास में पढ़ चुके थे मूल अधिकार क्या है, तो उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। जैसे कि आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे कि आपका घर है तो आपके कौन कौन से आइडियाज होने चाहिए जिससे कि हर बच्चे का यानी कि घर के प्रत्येक सदस्य का कल्याण होना चाहिए। इसी दशा को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने जरूरी हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, किस भाग में हैं और कौन कौन से ये आर्टिकल्स हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस में है, भाग 4 में है और आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक नाम दिया, संविधान का दर्शन और आत्मा। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत के संविधान की आत्मा और दर्शन किसके द्वारा कहा गया, तो किनके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अब समझते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने इनका एक नाम दिया, इनको एक स्पेशल नाम से दर्शाया, संविधान की मूल आत्मा। तो कभी कभी पूछ लेता है ये सिद्धांत किसका है, संविधान की मूल आत्मा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने कहा, तो किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अब समझते हैं कि जो भारत के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका मेन काम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ जो भी दिया है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कहने का मतलब सीधा है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्थापना की गई। तो सीधा सीधा मतलब हम कह सकते हैं कि इनका मेन उद्देश्य भारत के राज्य का कल्याण करना है, कि इसमें भारत का कल्याण कैसे हो, किन किन दशाओं में किन किन कंडीशन को याद रखते हुए किया गया था। अब समझेंगे ये क्या है, गैर न्याय उचित है, गैर न्याय योजित का सीधा सीधा मतलब है सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है ना, आ रहा है समझ में सभी को। अब इसका लोक कल्याण का अभी बताया था, इसका मेन उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अब देखेंगे यदि हम बात करें इनके वर्गीकरण को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम 3 भागों में देख सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है आर्टिकल 38 का ए, कौन सा मेरे भाई, आर्टिकल 38 का ए कौन सा है, समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी है। तो अब देखेंगे समाजवादी के अंदर कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 38 का ए, अड़तीस का 2, आर्टिकल 38 का 1, 38 का 2, 39 का बी, 39 का बी, 39 का सी, 39 का सी, 43 का ए और 43। अब समझेंगे गांधीवादी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। अब गांधीवादी आर्टिकल को देखें, गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखें तो यह आता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, 47 और बात करें आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कई बार पेपर में पूछा गया है, इसमें सीधा सीधा कहा गया है गोधन या गोवधन का निषेध, यानी कि जितने भी दुधारू पशु हैं उनको क्या है, उसे मारने पर क्या कहा गया है, निषेध कहा गया है। और इसी में आता है गांधीवादी में एक आर्टिकल 51, और जो आर्टिकल 51 है उसका सीधा सीधा उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। क्या है मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। अब आता है उदार बुद्धिजीवी, और उदार बुद्धिजीवी में आपके 3 आर्टिकल आते हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 42,
जिसे बोलते हैं सॉरी आर्टिकल 42, और आर्टिकल 42 में आता है मातृत्व का अधिकार। किसका अधिकार? मातृत्व का अधिकार। और ऐसे ही आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50, ये तीन आर्टिकल किस में आते हैं मेरे भाई? उदार बुद्धिजीवी। तो देखेंगे कि हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को तीन भागों में डिवाइड करके समझते हैं। जैसे समाजवादी, समाजवादी में कौन सा आता है? आर्टिकल 38 का ए, 38 का 2, 39 का बी, 39 का सी, 43 का ए और 43। अब गांधीवादी में कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। और ऐसे ही उदारवादी में आर्टिकल 42, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50। अब सबसे समझते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 36 क्या है? आर्टिकल 36 का मतलब है राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य क्या होगा? यानी कि राज्य का सीधा सीधा मतलब किसी एक राज्य से नहीं, बल्कि भारत एक राष्ट्र से है। जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था आपको मूल अधिकार यानी कि आर्टिकल 12 पढ़ाया था ना, आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 में जो दिया गया था राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 के समान ही राज्य की परिभाषा दी है। 12 के समान ही राज्य की परिभाषा है, परिभाषा है। अब समझते हैं अगला आर्टिकल। सीधा सीधा कहता है आर्टिकल 37, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु इन्हें लागू करवाना राज्य का कर्तव्य है। सीधा सीधा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु इसे लागू करवाना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो ऐसे देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व राज्य के शासन के मूलभूत हैं, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है ना? जैसे आप समझ सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन के मूलभूत हैं, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय सीधा सीधा मतलब है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। जैसे न्याय की आपने परिकल्पना पढ़ी सुनी होगी, तो न्याय को हम तीन तरह से देखते हैं। एक होता है सामाजिक न्याय, एक होता है मेरे भाई आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और इसका मतलब होता है राजनीति, राजनीतिक न्याय। जैसे सामाजिक न्याय का मतलब सीधा सीधा है समाज का प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उसके बीच क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय सीधा है राजनीतिक न्याय। राजनीति में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा और समान ही क्या दिए जाएंगे? अवसर दिए जाएंगे। अब समझते हैं कि इसी से ये आर्टिकल किस में आता है? 38 के ए में आता है और ये 38 के 2 में आता है कि यानी कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता का उल्लंघन क्या है कि सभी को क्या दिया जाएगी? समानता दी जाएगी। हम पर समझते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 है संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण। दूसरा है समान कार्य का समान वेतन। समान कार्यों के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा। इसी में कुछ आर्टिकल्स को हम डिफाइन करेंगे। आर्टिकल 39 का ए क्या कहता है देखेंगे। आर्टिकल 39 का ए सीधा सीधा कहता है रोजी रोटी के पर्याप्त साधन। रोजी रोटी के पर्याप्त साधन,
कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोजी रोटी के क्या मिलेंगे मेरे भाई, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला आर्टिकल है 39 का बी, आर्टिकल 39 का बी सीधा कहता है देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। क्या है? देश के जन संसाधनों, देश के हित में प्रयोग, हित में प्रयोग। ठीक है, हम समझेंगे आर्टिकल 39 का सी। आर्टिकल 39 का सी सीधा सीधा कहता है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। यहीं पर कभी कभी पूछ लेता है आर्टिकल 39 का डी, और आर्टिकल 39 का डी सीधा सीधा कहता है समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन की स्थापना, समान कार्य के लिए फीमेल एंड मेल को समान वेतन। जैसे अब मान लेते हैं आर्टिकल 39 का डी सीधा सीधा कहता है मानो एक काम है और सेम योग्यता है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, तो उनको क्या दिया जाना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो उन कंपनियों में क्या होता है, पुरुषों का वेतन ज्यादा होता है, महिलाओं का उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो सीधा सीधा ये कर्तव्य आपका, ये सीधा सीधा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि उस व्यक्ति को यानी कि महिला और पुरुष को समान वेतन होना चाहिए। अब आते हैं, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल 39 का ई, और आर्टिकल 39 का ई सीधा सीधा कहता है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है ना, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 का ए सीधा सीधा कहता है गरीबों को निशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। क्या है मेरे भाई, गरीबों को निशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। ये जो है हमारे पास एक, आपने संविधान संशोधन सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, और उसके द्वारा आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 39 का ए को क्या करा था मेरे भाई, जोड़ा गया था। किसको, आर्टिकल 39 के ए को क्या करा था, जोड़ा गया था। ठीक है, और कभी कभी यहीं पर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 39 का एफ, 39 का एफ, यहां पर है बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाना। क्या है, बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो है आर्टिकल 40। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 40 सीधे सीधे ग्राम पंचायतों के बारे में बताया जाता है, और इसमें सीधा है ग्राम पंचायतों का गठन और ग्राम पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण। ग्राम पंचायतों का गठन और मेरे भाई सशक्तिकरण, यहीं पर समझते हैं आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, ये सॉरी यह है काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशुल्क की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, ठीक है।
आर्टिकल 42 सीधा सीधा कहता है काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, और इसी को बोलते हैं मातृत्व सुरक्षा। आर्टिकल मैं इसमें क्या बोला है, मातृत्व सुरक्षा। मातृत्व सुरक्षा का मतलब है जननी सुरक्षा। एक महिला जब की डिलीवरी होती है तो उस टाइम उसको क्या क्या सुरक्षा दी जाए, उससे बारे में इसके बारे में बताया गया है। देखेंगे आर्टिकल 4343, यह है कुटीर उद्योगों का विकास। इसमें क्या कहा गया मेरे भाई, कुटीर उद्योगों का विकास। और कुटीर उद्योगों का विकास, और इसी के साथ साथ इसमें सीधा बोला गया है मजदूरों को निर्बाह मजदूरी। क्या है इसी आर्टिकल में है, निर्बाह मजदूरी। जैसे आपने देखा होगा कि निर्भय मजदूरी, मान लो कोई मजदूर है और वो काम करता है तो उसे उस काम के बदले उचित मजदूरी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। अब यहीं पर समझते हैं आर्टिकल 43 का ए। अब समझते हैं आर्टिकल 43 का ए है उद्योगों में प्रबंधन की मजदूरों की भागीदारी। यानी कि कोई भी उद्योग है उसको जो मैनेजमेंट है उसमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए मेरे भाई, मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही क्या करा गया था, जोड़ा गया था। अब आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये आता है सहकारी समिति। सहकारी समितियों का गठन कब किया गया? तो एक अमेंडमेंट आता है, एक संविधान संशोधन आता है जिसे बोलते हैं 57वां संविधान संशोधन। और 57वां संविधान संशोधन मेरे भाई कब होता है, 2011 में। कब? 2011 में होता है। और 2011 में इसका क्या होता है, विकास होता है। यानी कि 43 का बी क्या हुआ था, 2011 में इसको जोड़ा गया था। कभी कभी इसी में पूछ लेता है निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सबसे नवीनतम राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो कौन सा है मेरे भाई, आर्टिकल 43 का बी ही राज्य का सबसे नवीनतम नीति निर्देशक तत्व है, निर्देशक तत्व है। देखते हैं आगे। अब आता है, यह भी कई बार पूछा गया है, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू कराना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है मेरे भाई, नागरिकों को समान नागरिक संहिता लागू कराना, ठीक है। देखेंगे आर्टिकल 45। और आर्टिकल 45 सीधा सीधा कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। और ये आपको पता ही है कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और ये मौलिक कर्तव्य भी बना था। आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 46, आर्टिकल 46। और आर्टिकल 46 सीधा सीधा कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अन्याय शोषण से सुरक्षा दिलाना होता है, ठीक है। यानी कि एससी और एसटी के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और शोषण से उनको सुरक्षा दिलाना। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47 पोषाहार स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा आदि पर प्रतिबंध लगाना है। अब सीधा सीधा मतलब है आर्टिकल 47 ये कहता है कि जितनी भी नशीली दवाएं हैं, नशीली जो भी चीज है नशीली, उनको क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे मदिरा यानी कि दारू यानी कि शराब, ठीक है, इन पर क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन लगा नहीं, लगता नहीं है, ये सरकार का क्या है,
सरकार की नीति है, लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। इनका क्या है, कर्तव्य, ये क्या है उनका नीति निर्देशक सिद्धांत है। न्यायालय द्वारा उन्हें करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आता है आर्टिकल 48 48, कृषि पशुपालन और दुधारू पशु के वध पर निषेध। इनके वध पर क्या है, निषेध। जितने भी दुधारू पशु हैं उनको क्या नहीं करना, मारना, अर्थात गोवध निषेध है। क्या है मेरे भाई, अर्थात गोवध निषेध है। क्या है, गोवध निषेध है। देखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण। क्या है मेरे भाई, आर्टिकल 48 का ए, 48 का ए सीधा सीधा कहता है पर्यावरण संरक्षण। और पर्यावरण संरक्षण किस में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व स्मारक। राष्ट्रीय महत्व स्मारक की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल, इनकी क्या करना, सुरक्षा करना, ठीक है। जैसे ताजमहल और लाल किला, ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसमें सीधा सीधा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसे आगे पढ़ेंगे और डिटेल से। सीधा है आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति और सुरक्षा किस प्रकार कामयाब रखनी है, किस प्रकार बनाई रखनी है। आर्टिकल 51 यही कहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।